अब बीजेपी करे संन्यास ले लिए नीतीश जी का, तो नीतीश जी कहाँ जाएंगे अभी नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश जी को पढ़ पाना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लगातार 1994 से ही नीतीश कुमार पलटी मारते रहे। पलटू चाचा भी नीतीश कुमार को कहते हैं, तो नीतीश कुमार कब पलट जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी ने एक बार गुजरात के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने उनको मौत को सौदागर कह दिया था। इसका खमियाजा जनता ने उनको दिया था। सीताराम येचुरी वो कह रहे हैं कि बुला दीजिए फिर भी हम नहीं जाएंगे। अरे भाई नरेंद्र मोदी तभी ईसाइयों के प्रोग्राम में चले गए थे, तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर पे आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मेरा सीताराम येचुरी से सवाल है। देखिए 2023 का समापन होने वाला है, वही 2024 का आगाज होने वाला है, और आज हम उन विषयों पर बात करेंगे जो 2023 में महत्वपूर्ण विषय रहे। और आज जो ये चैनल देख रहे हैं वो है सौरभ तिवारी की बात, और आज हमारे साथ इस चैनल के जो संपादक हैं वो हमारे साथ हैं सौरभ तिवारी जी। मैं इनसे जुड़ूंगी और सीधा सवाल करूंगी कि 2023 जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा, उस 2023 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो जिनकी रिकैप करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। सौरभ तिवारी जी, आपके चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। देखिए मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, संपादक नहीं हूँ मैं, और जाहिर सी बात है 2023 की आपने बात कही, तो 2023 में आपने देखा होगा कि G20 की बैठक हुई, हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही G20 की बैठक। और उससे पहले इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ बीजेपी को टक्कर देने के लिए, एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए, जबकि बीजेपी और एनडीए उसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। और जिस तरह से लगातार सनातन का अपमान हो रहा है, क्यों सनातन का अपमान हो रहा है? तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो खुश होंगे, गोलबंद होंगे, उनको वोट मिलेगी, और हिंदुओं को इससे कोई मतलब नहीं है। आप सनातन का अपमान करिए न करिए, हिंदू आपसे नहीं कटेगा। जो आपके लोग हैं, जो आपकी पार्टी के लोग, यादव, अगर समाजवादी पार्टी के साथ यादव मुस्लिम है तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप सनातन का लगातार अपमान करेंगे तो और जो मुस्लिम वोटर है वो आपके साथ जुड़ता जाएगा, इसलिए लगातार सनातन का अपमान हो रहा है। और बीजेपी की तरफ से कौन है? गिरिराज सिंह हैं, उनकी तरह कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो आकर मोर्चा संभाल रहे हैं और सनातन की लगातार बात कर रहे हैं। और देखिए कर्नाटक के चुनाव की बात करेंगे हम, तो कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई, और ऐसा लग भी रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी की हार होगी। और पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ था, बीजेपी सरकार बनाई थी जबकि बहुमत नहीं था बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाई थी कर्नाटक में। अब उसके बाद आप देखिए विश्व कप का मैच हुआ, सब हाँ अक्टूबर से शुरू हुआ, और 19 नवंबर को जिस दिन मेरा जन्मदिन होता था उस दिन फाइनल मैच हुआ। पूरा देश की जो उम्मीदें थी जीत की तरफ थी, हमने भी उम्मीद लगाई थी, हमने भी कहा था जीतेगी, लेकिन भारत हार गया। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत होता था। 3 राज्यों में चुनाव हुए, लग रहा था ऐसे कि कांग्रेस वापसी करेगी, जो इंडिया गठबंधन है उस तरीके से थी। जी। और मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में मैं गया था, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जीतेगी बीजेपी, और हुआ वही, एक तरफा जीती बीजेपी। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में बीजेपी जीत गई। छत्तीसगढ़ में सारे सर्वे कर रहे थे कि बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी जी, लेकिन वहाँ भी मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा। और 2018 में ले जाऊंगा मैं, पहले 2018 में यही चुनाव था, तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई थी, और लग रहा था 2019 में कांटे का मुकाबला होगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी को अगर मान चल रही है कि 2023 में वो 3 राज्यों में चुनाव जीत गई है, आप कर्नाटक में भी आ रहे हो, आप तेलंगाना हारे हो, तो आपको सभी सचेत रहने की जरूरत है। आपको बंगाल में फाइट मिलेगी। और एक चीज और मुकाबला है बिहार में, अभी तक नीतीश कुमार का तय नहीं हो पा रहा है। लल्लन सिंह की विदाई तय हो चुकी है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कहाँ रहेंगे? और बीजेपी करे संन्यास ले लिए नीतीश जी का, तो नीतीश जी कहाँ जाएंगे अभी नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश जी को पढ़ पाना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लगातार 1994 से ही नीतीश कुमार पलटी मारते रहे। पलटू चाचा भी नीतीश कुमार को कहते हैं, तो नीतीश कुमार कब पलट जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2024 आने वाला है, 2024 में एक बड़ा मुकाबला है, और जाहिर सी बात है कि हम तो चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उस पे जनसंख्या नियंत्रण कानून जी 2024 में हो पाएगा, संभव है ये? अब यही तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, धारा 370 हो गया, राम मंदिर 22 जनवरी को राम मंदिर शुरू होने वाला है, उसके पूजा होने वाली है, उस पर उसको लेकर भी राजनीति हो रही है कैसे।
सपा करिए, अभी बर्क जो, हाँ बर्क हैं, डिम्पल यादव हैं, अभी सीपीएम के जो नेता हैं, सीताराम येचुरी वो कह रहे हैं कि बुला दीजिए फिर भी हम नहीं जाएंगे। अरे भाई नरेंद्र मोदी तभी ईसाइयों के प्रोग्राम में चले गए थे, तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर पे आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मेरा सीताराम येचुरी से सवाल है। क्या कहेंगे, राम मंदिर का तो उद्घाटन होने ही वाला है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है 22 जनवरी को, लेकिन 2023 की बात करें तो एक G20 जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा, तमाम जो देश है वहां से लोग भारत में आए और अपने आप में देखा गया कि ग्रैंड कहेंगे, जिसको ग्रैंड ओपनिंग कहेंगे या फिर कहेंगे सभी देश का सम्मेलन जो है, मिलन जो है वो भारत में हुआ। जी देखिए, बहुत दिलचस्प था हमारे लिए G20 की बैठक। सितंबर के महीने में G20 की बैठक हुई, सभी लोग मौजूद थे। संजोग से मैं G20 कवर नहीं कर पाया था, किसी कारणों बस मुझे घर जाना पड़ा था, लेकिन मेरी जो दृष्टि थी वो G20 पर थी और भारत का जो गौरव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया था। और G20 की हर तरफ काफ़ी इसकी प्रशंसा हुई थी कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा इसका जो मेजबानी था उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी देखा गया कि जो विपक्ष है लगातार G20 पर भी हमलावर हो रहा था। लगातार हम देखते हैं कोई भी मुद्दा जो बीजेपी कहे या फिर पार्टी की तरफ से किया जाता है उस पर लगातार जो कटाक्ष करने की जो विपक्ष है वो कोशिश करता है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे G20 हो, चाहे चुनाव हो। ये देखिए, विपक्ष के काम क्या आलोचना करना है, थोड़े का सरकार अच्छा काम कर रही है। उस टाइम भी मुझे काफी दुख हुआ, भाई आप सरकार की नीतियों की आलोचना करिए, बोले नरेंद्र मोदी खराब काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्ट है, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते आप देश की आलोचना करने लगते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी ने एक बार गुजरात के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र भाई मोदी, तो उन्होंने उनको मौत को सौदागर कर दिया था, इसका खमियाजा जनता ने उनको दिया था। तो आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना क्यों करते हैं? अब हम भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, जो उनकी सरकार काम अच्छा नहीं करती हम भी आलोचना करते हैं, आप भी आलोचना करती होंगी, लेकिन हम तो देश की आलोचना नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी बहक जाती है, उनको राहुल गांधी और को सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है। क्या लग रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फूट देखती नजर आ रही है, बार बार जो एक एक पार्टी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं शुरुआत में एक साथ जुट हुए थे लेकिन अभी अलग अलग होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक इनकी एकजुटता नजर आएगी या फिर सब डिवाइड एंड रूल हो जाएगा? जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा, मुश्किल लग रहा है, तो बीजेपी और एनडीए को टक्कर दे सकता है। अगर नहीं रहा, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र की जो पार्टी एनसीपी जो पार्टी है, तो अजीत पवार की देख लीजिए, वो अजीत पवार अपने चाचा से अलग गुट होके बीजेपी के साथ एनडीए के साथ चले गए, सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, पलटू राम है, ऐसे कई लोग हैं। जयंत चौधरी का मुझे कोई भरोसा नहीं है, जयंत चौधरी कब यहाँ से उधर हो जाए। लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी को बीजेपी ने, अमित शाह ने फिक्स कर रखा है, तो ऐसे कई लोग हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा थे बिहार में, नीतीश कुमार के साथ वो आ गए इधर। जीतन राम मांझी की बात की जाए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो भी जो इंडिया गठबंधन था उससे एनडीए में आ गए हैं। तो नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, जहां उनका स्वार्थ रहता है वहां पलटी मार देते हैं। देखा गया 2023 में सर विशेष सत्र भी चलाया गया और अभी शीतकालीन सत्र जब हुआ उसमें बहुत सारे लोगों को लगातार निलंबित कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो विपक्ष के ही नजर आए। लेकिन उसके बाद अभी बाहर आते ही जिस तरीके से मिमिक्री करी, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और एक बार नहीं दूसरे मंच पर भी जाके वो मिमिक्री कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? एक मर्यादा होती है संसद के अंदर, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है उन लोगों ने, अपमानजनक चीजें। जी देखिए, जिनकी अपनी मिमिक्री की वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। चलिए एक बार हो सकता है कि आपने उत्तेजना में आकर कर दी, लेकिन दूसरी बार करना ये क्या दिखाता है? अब संवैधानिक पदों की आलोचना करेंगे आप? ये तो जितनी भी निंदा की जाए, पहले बच्चे क्या करते थे, अगर उनको क्लास टीचर निकाल देता था क्लास से तो क्लास टीचर की मिमिक्री करते थे, वो बात समझते थे बच्चे थे। अब तो सांसद हैं कल्याण बनर्जी। और आपको बता दूं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो बंगाल के गवर्नर थे, तो उन्होंने टीएमसी की सरकार पर अंकुश लगाया था। हो सकता है उसकी खींच अब तक जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं उन पर रही हो, इसलिए मिमिक्री। लेकिन इसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरह से बैठ के वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी को वहां रोकना चाहिए था। लेकिन निलंबन करना वो अलग विषय है, लेकिन उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, इसकी तो गरिमा बनाकर रखिए आप लोग।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझे सर, सुरक्षा में चूक हुई थी? संसद के अंदर अचानक से कलर वाले जो घुमाए गए, हर तरफ धुआं धुआं कर दिया गया, अचानक से एक डर का माहौल पैदा हो गया। क्या लग रहा है, एंट्री मिल गई उनको, अंदर आए और जिस तरीके की चीजें हुई आकृति, उनको क्या? जी देखिए, वाकई सुरक्षा में चूक, और 13 दिसंबर को 2001 में संसद पर हमला भी हो चुका है उसी दिन। तो ये जो मैसेज देना चाहते थे, ये गलत मैसेज है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। संसद में और संसद को और सुरक्षित करने की जरूरत है, और ऐसे जो भी इन लोगों को पनाह दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है कि भविष्य में ऐसा कोई सोच न सके। तो ये थे हमारे साथ सौरभ तिवारी जी। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।